लेक्चर नंबर 5 है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। लास्ट क्लास में जो सैटरडे को हमने एक्स्ट्रा क्लास ली थी, उसमें हमने एक कर्व स्टडी किया था डेल्टा एच यानी एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। उसका एक एग्जांपल मैं करवा रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, उसमें मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, उसको हम अप्लाई करेंगे इस केस के लिए। मैं इसको जो है रीड कर रही हूँ। नाउ दैट यू हैव बिकम acquainted with both enthalpy changes for phase transitions and sensible heat, it is time to combine these concepts so that you can calculate the enthalpy changes including phase change. Look at figure 23.5. Look at figure 23.5, which shows a transition of water from minus 30 degrees centigrade to 130 degrees centigrade. We want to determine the value at 130 degrees centigrade of delta H on the vertical axis, starting with minus 30 degrees centigrade as the reference point of 0. As shown in the equation 23.1, you add the values of the enthalpies of the phase transition to the delta H values for the sensible heats obtained by integrating the heat capacity equation for ice, liquid water and water vapor respectively. इन्होंने यहाँ पे कोई कंडीशन दी है कि हमने एंथैल्पी चेंज जो है वो उसको ट्रांजिशन वाटर की जो ट्रांजिशन है उसमें जो उसकी वजह से एंथैल्पी में चेंज आ रही है माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हम चाहते हैं कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें डेल्टा एच कैलकुलेट हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, और माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से हम स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे, जैसे हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अब इक्वेशन हम 23.1 जो हमने पहले इक्वेशन जो है उसको ये हमने स्टडी कर लिया था, उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशंस हम डेल्टा एच की इसमें जो है वो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की हम ऐड करते जाएंगे। अब ये इक्वेशन आपके सामने है। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ले रहे हैं हम रेफरेंस स्टेट से फाइनल स्टेट तक। टेम्परेचर जो है, क्योंकि हम रेफरेंस टेम्परेचर पर हम डेल्टा एच की वैल्यू जो है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। डेल्टा एच को हम एच फाइनल माइनस एच रेफरेंस की तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने इस तरह लिख लिया एच फाइनल माइनस एच रेफरेंस। पहला हमारा था एच रेफरेंस से एच फ्यूजन तक। फ्यूजन यानी जो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, रेफरेंस टेम्परेचर से लेके टेम्परेचर फ्यूजन तक वो सॉलिड फेज में है। ये देखें, ये डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पर हमने माइनस 30 डिग्री को जो है रेफरेंस टेम्परेचर लिया है, ए से लेकर बी तक। माइनस 30 से लेकर टेम्परेचर ये सॉलिड फॉर्म में है ए से बी तक, और बी पर जो है बी तक ये सॉलिड फेज जो ये आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सॉलिड है। उसके बाद ये मेल्टिंग की तरफ जा रहा है ग्राफ। अच्छा, अब जब मेल्टिंग की तरफ जा रहा है, जो सॉलिड फेज है उसके अंदर हम सेंसिबल हीट हमने ली है, तो सेंसिबल हीट के लिए आपके पास इक्वेशन थी सी पी डेल्टा टी। सी पी आइस और डी टी हमने टेम्परेचर डिफरेंस, हमने ये इंटीग्रल फॉर्म में इसको हमने लिया है कि हम टी रेफरेंस से लेकर टी फ्यूजन तक यहाँ पर हम सेंसिबल हीट कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये फेज चेंज नहीं हो रहा। प्लस अब इसके बाद जो है ये फेस चेंज हो रहा है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मेल्टिंग होनी शुरू हो गई है, यानी एंथैल्पी चेंज हो रही है। प्लस फिर दोबारा से हमने सेंसिबल हीट ऐड की इसमें। अब हम सेंसिबल हीट ले रहे हैं लिक्विड फेज में, यानी फ्यूजन से टी वेपराइजेशन तक। यहाँ पर देखें आप, सी से डी तक ये लिक्विड फेज है। लिक्विड फेज में यहाँ पर सेंसिबल हीट जो है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो सेंसिबल हीट सी पी डेल्टा टी, टी फ्यूजन से लेकर टी वेपराइजेशन तक, यानी टी टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन से लेकर टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन तक, सी से लेकर डी तक लिक्विड फेज है। अगेन यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो रही है।
फेस चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एंथैल्पी में चेंज आ रही है, यानी डेल्टा एच लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम यहाँ पर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गैस फेज स्टार्ट हो जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक ये एंथैल्पी चेंज हुई, उसके बाद फेस चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी की इन्होंने वैल्यूज भी साथ साथ लिख दी हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंथैल्पी की वैल्यू ली हुई है डेल्टा एच, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथैल्पी की वैल्यू ली हुई है जो कि 40.65 किलो जूल्स पर ग्राम मोल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि टी वेपराइजेशन से लेकर टी फाइनल तक, यानी जो टेम्परेचर हमारा 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक है वो हमारा फाइनल टेम्परेचर है, और टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन से लेकर टेम्परेचर ऑफ फाइनल तक सेम फेज है जो कि सेंसिबल हीट चेंज यहाँ पर आ रही है, तो हमने सीपी वाटर वेपर लिया है। ये देखें ये गैस फेज है। अब ये ई से लेकर एफ तक जो है ये वेपर फेज में चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया लिक्विड से वेपर में। ये यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। फॉर द केस इन द फिगर 23.5 टी फ्यूजन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और टी वेपराइजेशन जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो सॉलिड फेज है, और उसके बाद 100 डिग्री के बाद 0 से लेके 100 तक लिक्विड, और उसके बाद 100 के बाद से गैस फेज है। वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच फ्यूजन एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन आर शोन इन द फिगर, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। बिकॉज डेल्टा एच इज़ अ स्टेट वेरिएबल। अच्छा, ये स्टेट वेरिएबल है तो हम इसको फाइनल और इनिशियल कंडीशंस पर जो इसमें चेंज आ रही होती है स्टेट फाइनल और इनिशियल स्टेट पर, हम उसको देखते हैं। ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है इसको हम नहीं देखते, ये पाथ वेरिएबल नहीं है। Let us calculate the enthalpy change for 1 kg of water from minus 30 degree centigrade to 130 degree centigrade using the data in the figure 23.5 plus the values for Cp of ice, liquid and water vapor। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं, अब जो इक्वेशन हमने ली थी, ये लास्ट ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई है, इसमें हमने इसकी वैल्यूज जो है उसको वैल्यूज हमने इसमें इंसर्ट करके इसको कैलकुलेट करना है। आइस, लिक्विड, वाटर, तीन फेजेस हमारे पास हैं, और ये हमारे पास सेंसिबल हीट चेंज दी हुई है, सीपी दी हुई है। इसको हमने इसमें वैल्यूज हमने इसमें रिप्लेस कर दी। अब हमने कहा कि टी रेफरेंस से लेके टी फाइनल तक डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज जो आ रही है, तो डेल्टा एच हमने टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से फाइनल टेम्परेचर दैट इज 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हमने लिखा एच फाइनल माइनस एच रेफरेंस, तो 130 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू, पहला हमने लिया टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर से फ्यूजन टेम्परेचर तक। यहाँ पर हमने सीपी की वैल्यू डाली जो कि सॉलिड फेज में है 23.7, और ये इक्वेशन देखें आप, ये सीपी हमने डाला आइस का जो इसकी वैल्यू दी हुई 23.7 मल्टीप्लाई बाय डी टी। अब डी टी पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -30 से 0 से लेकर -30 तक है, तो यहाँ हमने लिमिट अप्लाई कर दी। प्लस अब यहाँ पर आ गया डेल्टा एच फ्यूजन, तो डेल्टा एच फ्यूजन की जो वैल्यू है ये डायग्राम में दी हुई है, ये लिखी हुई है। डेल्टा एच फ्यूजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड 6.01 किलो जूल्स पर ग्राम मोल, और यहाँ पर हमने डेल्टा एच की वैल्यू रिप्लेस कर दी। प्लस नेक्स्ट स्टेप आया फेज, लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में फिर हमने एंथैल्पी देखी सीपी लिक्विड फेज की, ये ऊपर लिखी हुई है, सॉरी ये लिखी हुई है। लिक्विड फेज की एंथैल्पी 75.4 और मल्टीप्लाई बाय डी टी की वैल्यू है 100 - 0। हमने लिमिट अप्लाई कर दी जो कि टी फ्यूजन से लेके टी वेपोराइजेशन तक है। तो
उसके बाद प्लस डेल्टा एच हमने ऐड किया। ये फिर दोबारा हम डायग्राम की तरफ जा रहे हैं। डेल्टा एच वेपराइजेशन विच इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 40.65 दिया हुआ है, यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया। अब थर्ड हम जा रहे हैं गैस फेज में। ये इक्वेशन हमारे पास गैस फेज की दी हुई है, प्लस टी वेपराइजेशन से लेके टी फाइनल तक स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर, ये दी हुई है 33.9 जूल्स पर ग्राम मोल। तो ये यहाँ पर हमने वाटर वेपर जो है उसकी हीट कैपेसिटी हमने ली है 33.9 मल्टीप्लाई बाय टी वेपराइजेशन से लेके टी फाइनल तक लिमिट अप्लाई कर दी, और हमारे पास जो रिजल्ट आया है 55,930 जूल्स पर ग्राम मोल। इस तरह से अगर हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन के थ्रू एंथैल्पी चेंज जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस सूरत में जब हमारे पास ये रिक्वायर्ड डाटा अवेलेबल हो। अच्छा, अब उस दिन सैटरडे को ही बात हो रही थी स्टीम टेबल्स की, कि स्टीम टेबल्स जो है उसको यूटिलाइज करना आप लोगों को जो है वो नहीं आ रहा, या आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर एक चार्ट है, टेबल्स एंड चार्ट्स टू रिट्राइव एंथैल्पी वैल्यूज। अच्छा, tables listing smoothed experimental data can accurately cover ranges of physical properties well beyond the range applicable for a single equation, because the most commonly measured properties are temperature and pressure. Tables of enthalpies and internal energies for pure compounds usually are organized in columns and rows, with temperature and pressure being the independent variables. If the intervals between table entries are close enough, linear interpolation between entries is reasonably accurate. अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास स्टीम टेबल्स दी हुई हैं उसमें जब हम वैल्यूज देख रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा वो इतनी क्लोज होती हैं वैल्यूज, तो उसमें हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ती है। इंटरपोलेशन एक मेथड होता है जिसमें हम बिटवीन द गिवन वैल्यूज हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो एक पर्टिकुलर मेथड है, उसका फार्मूला मैं आप लोगों को ये अभी करवा रही हूँ। Between the entries is reasonably accurate. For example, look at the following extract from the SI steam tables. If you want to calculate the enthalpy of saturated steam at 307 Kelvin by linear interpolation, as explained in the chapter number 16 में कहीं linear interpolation का इन्होंने examples करवाई होंगी, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ। ये फार्मूला यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है लीनियर इंटरपोलेशन का, ये आपको नेट पर भी अवेलेबल होगा कि इंटरपोलेशन हम कैसे करते हैं। ये एक फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला है H310, यानी मैं आपको टेबल दिखाऊं, ये टेबल है, स्टीम टेबल दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सैचुरेटेड वाटर। स्टीम टेबल में स्टीम टेबल में वाटर की प्रॉपर्टीज दी होती हैं, डिफरेंट फेजेस में भी दी होती हैं, और प्रेशर और टेम्परेचर पर। अब ये डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी ये देखिए आप इस कॉलम में टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि केल्विन में है, नेक्स्ट कॉलम में प्रेशर दिया हुआ है जो कि किलो पास्कल्स में है, उसके आगे वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि वीटी यानी टोटल वॉल्यूम, और गैसवस वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं सॉरी वी एल है, ये लिक्विड में दिया हुआ है, लिक्विड फेज में वॉल्यूम दिया हुआ है और गैस फेज में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर लिक्विड फेज और वेपर फेज और गैस फेज में एंथैल्पी दी हुई है। नेक्स्ट कॉलम में देखें, एंथैल्पी किलो जूल्स पर केजी। एच एल दिया हुआ है, एच वेपर और एच गैस। अब हम टेम्परेचर जो हमारे पास है हम किस पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 307 डिग्री 307 केल्विन पर। अब यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखें 273 से लेकर ऑनवर्ड्स टेम्परेचर दिए हुए हैं। तो अब 300 के बाद 305 आया हुआ है, और 305 के बाद 310 आ गया है, यानी 307 इन बिटवीन टू वैल्यूज है, 305 और 310 के, लेकिन हमें एक्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो हम यहाँ पे इंटरपोलेशन का फार्मूला अप्लाई करके इसकी एक्यूरेट वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया,
H310 minus H305 divided by T310 minus T305 or multiply by H305 H307 minus H305 divided by T307 minus T305। ये इन्होंने एक पर्टिकुलर फार्मूला है, या आप एक्स एंड वाई की फॉर्म में भी ले सकते हैं इसको। यानी एक्स अगर हम ले लें एच को और वाई हम ले लें टी को, तो इसकी फॉर्म में भी आप इसको फार्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें चाहिए 307 डिग्री 307 केल्विन पर हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो हम इस फार्मूले से 307 एच जो है हमने बाहर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी हमने राइट हैंड साइड पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर हमने इसको सेट कर लिया है, इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, क्योंकि हमें 307 पर एंथैल्पी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, ये फार्मूला जो है ये इस फॉर्म में है H310 माइनस H305 डिवाइडेड बाय T310 माइनस T305 मल्टीप्लाई बाय H307 माइनस H305 और T307 माइनस T305। अब यहाँ से इस फार्मूले से हमने H307 हमने जो है उसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमें ये चाहिए, इस रिक्वायर्ड वैल्यू जो है हमें इस टेम्परेचर पर चाहिए 307 केल्विन पर। तो इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एंथैल्पी एट 307 केल्विन पर हमें एंथैल्पी मिल जाएगी। हम इन तमाम ये तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इनमें हम जो है वो ऐड इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, और हमारे पास एंथैल्पी 307 पर 307 केल्विन पर आ जाएगी। इसी तरह से हम वॉल्यूम और एंथैल्पी डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेबल हमारे पास दी हुई है इन लीनियर इंटरपोलेशन के बगैर। जैसे यहाँ पर अगर हमें मालूम करना है 280 डिग्री टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दिया हुआ है 280 डिग्री केल्विन, तो उस पर हमारे पास वॉल्यूम क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो हम ये स्टीम टेबल में डायरेक्ट वैल्यू है। अगर हम लिक्विड फेज में देखें वॉल्यूम और हम गैस फेज में देखें, तो दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि 0.00 1000 हमारे पास लिक्विड फेज में दिया हुआ है, और 130.3 हमारे पास गैस फेज में दिया हुआ है वॉल्यूम, जो कि 280 डिग्री केल्विन पर है, 280 केल्विन। और अगर हम यही एंथैल्पी देखें 280 केल्विन पर, तो ये लिक्विड, वेपर और गैस फेज में डायरेक्ट दी हुई है, जो कि टेबल में 280 है। अब अगर 280 और 285 के दरमियान की वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल 283 है या 282 है, तो यहाँ पर हम लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे, जिसके बाद वो जो फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया है उसमें हम ये वैल्यूज जो हैं वो रिप्लेस करके जो है लीनियर इंटरपोलेशन के थ्रू हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ टेबल्स के अंदर सिर्फ प्रेशर दिया हुआ होता है, वो प्रेशर टेबल्स कहलाती हैं। तो उन प्रेशर टेबल्स में हम प्रेशर के अकॉर्डिंगली जो है वो वैल्यूज आगे कंसिडर करते हैं। टेबल बिल्कुल ऐसी ही होती है, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, किसी में सिर्फ टेम्परेचर दिया होता है और किसी टेबल में सिर्फ प्रेशर दिया होता है। तो हमारे जो कंडीशन होती है, जो प्रोसीजर होता है, या जो रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम वो टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वहां से हमें वो वैल्यूज मिल जाती हैं। तो ये तो स्टीम टेबल यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल करवाया है प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड वाटर के लिए।
यूँ हम स्टीम टेबल कंसल्ट करते हैं। ये फार्मूला जो है आपको आना चाहिए। अगर लीनियर इंटरपोलेशन हम कर रहे हैं तो इस फार्मूले को आप लोगों को समझना चाहिए, ताकि हम टेबल से इंटरपोलेशन के थ्रू वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। 23.6 है, कैलकुलेशन ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ गैस यूजिंग द टेबुलेटेड एंथैल्पी वैल्यूज। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एंथैल्पी वैल्यूज डायरेक्ट दी हुई हैं। टेबुलेटेड एंथैल्पी वैल्यूज एट वो हम डायरेक्ट टेबल से इसकी वैल्यू ले लेंगे इंटरपोलेशन के बगैर। यानी कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर 1 kg मोल ऑफ N2 गैस that is heated at a constant pressure of 100 kilopascal from 18 degree centigrade to 1100 degree centigrade। अच्छा, हमें ये मालूम है कि 100 किलो पैस्कल जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। You can use the tables in appendix D6 to calculate the enthalpy change or use a CD। D6 appendix बुक, जो मैं जिस बुक को रेफर कर रही हूँ उसके एंड में दिया हुआ है कोई अपेंडिक्स, उसके अंदर यहाँ पे स्टीम टेबल्स दी हुई हैं। उसमें 1100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1373 केल्विन पर जो एंथैल्पी है वो 34.715 किलो जूल्स पर केजी मोल है। और ये इंटरपोलेशन के थ्रू इन्होंने निकाल ली है वैल्यू। और 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंथैल्पी जो है वो 524 किलो जूल्स पर केजी मोल है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है और 1100 पर वैल्यू नहीं हुई थी, नहीं दी होगी तो इंटरपोलेशन के थ्रू जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर 18 से लेकर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर एटमॉस्फेयर में दिया, अगर ये आप अपेंडिक्स D6 में देखिए कि एटमॉस्फेरिक में वैल्यूज दी होंगी तो 100 किलो जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को लेकर हमने ये वैल्यूज उसके सामने से निकाल ली है। और ये इक्वेशन जो है डेल्टा एच, इसमें डायरेक्ट पुट कर दी वैल्यूज। H2 माइनस H1 है, फाइनल माइनस रेफरेंस या फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी बैलेंस इन द एब्सेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, ये तो इनिशियल मैंने आपको जो है बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें करवाई थी। अब हम एक्चुअल कर रहे हैं जो एनर्जी बैलेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम ये कंडीशंस उन पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम अपनी आसानी के लिए सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द जनरल एनर्जी बैलेंस, जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो हमारे पास है उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर। यहाँ पे दो टर्म्स इन्होंने यूज की हैं, इनसाइड एंड फ्लो। इनसाइड और फ्लो का मतलब ये है कि इनसाइड रेफर्स टू द सिस्टम इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री के अंदर जो एनर्जी चेंज आ रही है या एक्यूमुलेट हो रही है उसको हम इनसाइड से रेफर करते हैं। और फ्लो रेफर्स टू द स्ट्रीम दैट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। और फ्लोज वो हैं जो सिस्टम बाउंड्री में एंटर और एग्जिट हो रही हैं, जो स्ट्रीम्स। लास्ट टाइम हमने जब पिछले चैप्टर में किया था, मैंने आपको ये समझाया था कि डेल्टा ई वो एक्यूमुलेटेड एनर्जीज होती हैं जो सिस्टम बाउंड्री के अंदर मौजूद होती हैं, उसको हमने इनसाइड से रेफर कर दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने डेल्टा ई इनसाइड लिया है और डेल्टा ई में ये एनर्जीज होती हैं इंटरनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज। अच्छा, फ्लो के साथ जो जो एनर्जीज आ और जा रही होती हैं वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया। अब इनको इन्होंने सेपरेट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है अपनी आसानी के लिए। यहाँ पर जो सिस्टम्स हैं इन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। क्लोज सिस्टम्स हैं, ओपन सिस्टम्स विद हीट ट्रांसफर इनटू एंड आउट ऑफ द प्रोसेस एंड ओपन स्टेडी स्टेट फ्लो सिस्टम है। अब ये तीन सिस्टम्स कर दिए। क्लोज सिस्टम जो है वो हमने पीछे सारा पढ़ लिया। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है। एक ओपन सिस्टम जिसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही होती है इन और आउट प्रोसेस में, और एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें मास भी एंटर और एग्जिट हो रहा होता है। तीन तरह के सिस्टम्स हमारे पास कंसिडर कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम में मास एंटर नहीं हो रहा होता,
और ओपन सिस्टम वो सिस्टम जिसमें हीट जो है वो एंटर हो रही होती है लेकिन मास नहीं हो रहा होता। और ओपन स्टेडी स्टेट फ्लो सिस्टम वो है जहाँ पे मास भी एंटर हो रहा होता है और एग्जिट हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्लोज सिस्टम्स के लिए या बैच सिस्टम के लिए। नो मास फ्लो अकर्स इन और आउट ऑफ द सिस्टम, सो m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 0। जब मास एंटर और एग्जिट नहीं हो रहा तो मास एसोसिएटेड एनर्जीज भी एंटर और एग्जिट नहीं होंगी। तो ये हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। ये मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम पीछे इसको काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंड होना चाहिए इसको कि ये हमने Q प्लस डब्ल्यू कैसे लिया है। इसका मतलब ये है, ये एक्यूमुलेटेड एनर्जीज हैं और चूंकि मास एंटर नहीं हो रहा तो जो फ्लो एनर्जीज हैं वो सारी जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। तो हमारे पास सिर्फ Q और W बच जाएगा। If there is no accumulation then delta E will be is equals to 0। नेक्स्ट है Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब ये जो इक्वेशन फाइनल हमारे पास आई वो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू की फॉर्म में आएगी उस सूरत में अगर एक्यूमुलेशन नहीं हो रही। एक्यूमुलेशन अगर नहीं हो रही तो डेल्टा E जो है वो 0 हो जाएगा। एन एग्जाम्पल इज द इनिशियल हीटिंग टू एक्सपेंड अ हॉट एयर बैलून। इन्होंने एग्जाम्पल बता दी है कि ये जो है अगर हीट एंटर हो रही है तो वर्क डन जो है वो एग्जिट होगा, बाहर सिस्टम सराउंडिंग पे करेगा, इसलिए नेगेटिव में लिखा हुआ है। अच्छा, सेकंड जो है ओपन सिस्टम विद हीट ट्रांसफर। मैनी ओपन स्टेडी स्टेट प्रोसेसेस इन द केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट प्रोसेसेस दैट आर डोमिनेटेड बाय हीट ट्रांसफर क्यू फॉर दीज केसेस। ओपन स्टेडी स्टेट प्रोसेस जो होते हैं उसके अंदर हीट ट्रांसफर में मेनली जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही होती है। बाहर से अगर हीट अंदर की तरफ हम फ्लो कर रहे हैं तो हीट अंदर की तरफ ट्रांसफर हो रही है या अंदर से बाहर की तरफ। For these cases, delta E, W, delta PE and delta KE can be neglected because they are small compared to Q and delta H और R0। अच्छा, हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पर जो स्मॉल चेंज होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो अगर स्मॉल चेंज आ रही है तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो कंसिडरेबल चेंज जो आएगी या कंसिडरेबल जो वेरिएबल्स हैं वो Q और डेल्टा H होंगे। बाकी या तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे या उनको हम बिल्कुल जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो जब अगर हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो 24.4 की फॉर्म में आती है जो कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा H है, क्योंकि बाकी एनर्जीज जो हैं उनको हमने नेग्लिजिबल कर दिया है। अब ये इक्वेशन हम हीट एक्सचेंजर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइसेस जो हीट एक्सचेंजर्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम हीट एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं इन डिवाइसेस को। डिवाइसेस फॉर द ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर फ्लूइड टू अ लोअर टेम्परेचर फ्लूइड। हायर से लोअर टेम्परेचर फ्लूइड की तरफ जो है वो हीट फ्लो करती है। एंड डिस्टिलेशन कॉलम। इफ नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम्स एंड द सराउंडिंग्स, अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। अब ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं, इसको अभी जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो आपको ये सिस्टम्स पर अप्लाई करनी आ जाएगी कि कहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये ओपन स्टेडी स्टेट फ्लो सिस्टम और स्टेडी स्टेट में डेल्टा ई यानी एक्यूमुलेशन तो है वो जीरो हो जाएगी। फ्लो सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट हीट ट्रांसफर, इसमें हीट ट्रांसफर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहाँ पर हम इसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो चेंज ले रहे हैं वो W इज इक्वल टू डेल्टा पी ई प्लस डेल्टा के ई ले रहे हैं। ये आमतौर पर इक्वेशन जो है पंप्स के लिए इस्तेमाल होती है और प्रेशर ड्रॉप के लिए थ्रू द पाइपिंग नेटवर्क के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं फॉर एग्जांपल
you in addition to the three types of processes listed above, other processes require the use of all of the terms in equation 24.1. Sometimes both q and delta ke are simultaneously significant. In addition, you can also reach certain conclusions by inference from the nature of the material in the processes and its conditions. For example, for solids or liquids at constant temperature, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली फॉर अ नियर आइडियल. अच्छा, ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं. इन्होंने कहा कुछ प्रोसेस में कुछ कंडीशंस या वेरिएबल्स जो होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं या वो टेबुलेटेड होते हैं. सॉलिड और लिक्विड के जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी जो है वो अप्रोक्सीमेट जीरो होती है. इसी तरह से आइडियल आइसोथर्मल गैस के लिए भी इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो जीरो होती है और एंथैल्पी चेंज भी जीरो होती है. ये हमारे पास कुछ अदर प्रोसेसेस दिए हुए हैं: आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोमेट्रिक एंड एडियाबैटिक. ये कंडीशंस दी हुई हैं. इन कंडीशंस पे एनर्जी बैलेंस की जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे. अच्छा, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. कुछ प्रोसेसेस जो हमने पहले तीन प्रोसेसेस पढ़े हैं, इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स को. जैसे आइसोथर्मल में डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है ये, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा. आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. एंड एडियाबैटिक में हीट इंटरचेंज नहीं होगी. तो इस इन सर्कमस्टांसेस पे हम कैसे अप्लाई करेंगे इक्वेशंस. इस इक्वेशन को हम ये हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ जनरल एनर्जी बैलेंस को इन्होंने डायग्रामेटिकली शो किया. अभी डायग्राम दी हुई है. Figure 24.1 illustrates a process in which several segments are distinguished by numbered boundaries. Let's list the simplifying assumptions to make in equation 24.1 for the following segments: 1 to 5, 4 to 5, 3 to 4, 3 to 5 and 1 to 3. यहाँ पर कोई इन्होंने ये प्रोसेस कोई एग्जांपल दिए हुए, कोई प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें ये डिफरेंट सेगमेंट्स दिए हुए हैं. कहाँ पर क्या चेंज आ रही है वो हम जो जनरल एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंज आ रही है. अच्छा, फर्स्ट हमने लिया here is the analysis for each segment. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं 1 to 5, यानी पॉइंट 1 से लेके 5 तक, 4 से लेके 5 तक, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 5 तक और 1 से लेके 3 तक क्या चेंज कंसिडर करेंगे. तो पहला हमने उठाया 1 से लेके 5 तक, यानी आप पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 तक क्या क्या चेंजेस आ रही हैं. अब हमने जनरल एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन उठाई. उसमें हमने देखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1 से लेकर 5 तक. अच्छा, हम देख रहे हैं पॉइंट 1 से, यानी इनलेट और एग्जिट पर. इन बिटवीन हम नहीं देख रहे, यानी हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया. 1 से लेके पॉइंट 5 तक हमने सिस्टम को कंसिडर किया, यानी हमारी सिस्टम बाउंड्री है. अब विद इन द सिस्टम बाउंड्री क्या चेंज आ रही है और आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री क्या चेंज आ रही है. अब ये विद इन द सिस्टम बाउंड्री जब फ्लूइड एंटर हुआ और जब एग्जिट हुआ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं आई क्योंकि हाइट चेंज नहीं हुई. तो नो लेवल चेंज, तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो है वो जीरो हो गई. अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई क्योंकि जो एंटर हुआ और v1 इज इक्वल्स टू v2 वेलोसिटी जो है वो बराबर हो गई. डेल्टा ई प्रोसेस अपीयर्स टू बी स्टेडी स्टेट. यहाँ पे प्रोसेस जो है वो स्टेडी स्टेट है, तो डेल्टा ई यानी एक्यूमुलेशन जो है वो जीरो होगी.
तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब हम जो है इसकी इक्वेशन उठाएंगे, जनरल एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन, उसमें आप देखेंगे कि ये टर्म्स अगर हमने जीरो कर दी तो हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा ई जीरो बच गया, इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू माइनस डेल्टा एच। तो डेल्टा एच सिर्फ रह जाएगा और बाकी जो है वो चेंज जीरो हो जाएगी, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज। अब नेक्स्ट हम उठा रहे हैं 1 से 5 तक। अब 4 to 5 यानी 4 से 5 तक हमने सिस्टम कंसिडर किया है कि इसमें क्या चेंज आ रही है। फोर 4 से 5, अच्छा स्टेडी स्टेट है तो डेल्टा ई जो है वो जीरो लिया है, तो एक्यूमुलेशन टर्म तो वैसे ही जीरो हो गई, ये हमने डेल्टा ई जीरो ले लिया। उसके बाद Q प्लस डब्ल्यू, कोई हीट फ्लो नहीं हो रही, कोई पंप वर्क नहीं हो रहा, तो ये भी टर्म जीरो हो गई। अब आ गया काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज भी जीरो हो गई या नेग्लिजिबल चेंज है। अब आ गया पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज यहाँ पर हाइट में चेंज आ रही है 4 से लेकर 5 तक, यानी यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट पर हाइट लेवल चेंज है, सो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट जो आया वो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पीई आया। मिस ये नेक्स्ट क्यू और डब्ल्यू कैसे जीरो हुए? क्या चीज, क्यू और डब्ल्यू। ये हम देखें 4 और 5 जो है ये सिस्टम बाउंड्रीज पर इनलेट और आउटलेट है। सिस्टम हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप ले रही हूँ 4 to 5, यानी 0.4 से लेकर 0.5 तक हमारा सिस्टम है और इसके बाहर जो है वो सराउंडिंग्स हैं। अब 0.4 से लेके 5 तक हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो हमारे पास एक्यूमुलेशन नहीं है क्योंकि हमने ये बता दिया है कि ये स्टडी स्टेट प्रोसेस है, तो डेल्टा ई जीरो हो गया। अब आप यहाँ पर आप देखें, अब नेक्स्ट वेरिएबल पर हम आते हैं, डेल्टा ई एक्यूमुलेशन टर्म तो जीरो हो गई, इज इक्वल्स टू क्या आया, क्यू प्लस डब्ल्यू। इसमें कहीं आपको हीट नजर आ रही है, इस एरिया में 4 से लेके 5 तक आपको कोई नजर आ रहा है, कोई हीट ट्रांसफर हो रही है या कोई ऐसी कॉइल वगैरह कुछ दिख नहीं रहा। तो एच और क्यू हमारे पास जीरो हो गया, हीट तो नहीं एंटर हो रही है अंदर, ना यहाँ पर कोई, इस एरिया में सिर्फ बात कर रही हूँ मैं, और कोई पंप वर्क भी नहीं हो रहा यहाँ पर, तो वर्क डन भी जीरो हो गया। क्लियर, सिर्फ इस एरिया की बात कर रही हूँ, पूरी फिगर की बात नहीं कर रही हूँ, 4 और 5 यस पॉइंट जो है। तो यहाँ पर मैं आपको कोई कंफ्यूज हो गया। हीटिंग कॉयल नहीं दिख रही है, कोई आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जहाँ पे ये फिगर में शो किया जा रहा हो कि हीटिंग हो रही है, और ओके ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कोई हीटेड फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहा है। ठीक तो है। क्यू जीरो हो गया, यस और एच वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कोई शार्प वर्क नज़र नहीं आ रहा और कोई पंप नहीं लगा हुआ, तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू भी हमारे पास जीरो हो गया, डब्ल्यू जीरो हो गया। और चेंज सिर्फ जो आ रही है वो, अच्छा कैनेटिक एनर्जी चेंज भी इसमें नहीं है क्योंकि वेलोसिटी जो v1 एंटर पे और एग्जिट पर जो है हम वो इक्वल कंसीडर करते हैं हम, जब सिस्टम में एंटर हो रही है और एग्जिट हो रही होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो चेंज काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। अब चेंज जो आ रही है यहाँ पर लेवल में आ रही है, क्योंकि आप देखें जो इनलेट है वो किस हाइट के ऊपर है और जो आउटलेट है वो किस हाइट के ऊपर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज आ रही है। तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही कंसिडर की है। तो जो आपके पास इक्वेशन आई वो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पीई आ जाएगी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ले रहे हैं 3 to 4, यानी 3 से लेकर 4 तक जो है हमने ये सिस्टम कंसिडर किया है। बाउंड्री सिस्टम बाउंड्रीज जो हैं वो 3 पर है और
4 पर है, इसके बाद सराउंडिंग्स है। अब इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखें क्या चेंज आ रही है। अब फिर हमने एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन उठाई, स्टेडी स्टेट प्रोसेस है तो डेल्टा ई एक्यूमुलेशन एनर्जी जीरो हो गई। नेक्स्ट आए हम Q प्लस डब्ल्यू पर, यहाँ पर भी कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई हीटेड फ्लूइड एंटर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी ये Q जीरो हो गया। पंप नहीं लगा हुआ तो वर्क डन जीरो हो गया, सिर्फ यहाँ पर हाइट चेंज हो रही है। तो ये रिजल्ट वही रहा जो कि ऊपर वाले इक्वेशन में था, 4 to 5 से लेकर 3 to 4। अब हम आ गए नेक्स्ट पे 3 से 5 तक। 3 से 5 आप देखें, ये है 3 से 5 तक। अब हमारा जो सिस्टम है वो 0.3 से लेके 0.5 तक है। इन बिटवीन दीज इंटर सिस्टम बाउंड्रीज क्या चेंजेस हो रही हैं, हम वो कंसिडर कर रहे हैं। अब हमने पहला स्टेप उठाया डेल्टा ई, डेल्टा ई यानी एक्यूमुलेटेड एनर्जीज वो जीरो है। नेक्स्ट Q प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर भी कोई हीट इन्वॉल्व नहीं है तो ये भी जीरो हो गया और वर्क डन भी जीरो हो गया। अब हमने यहाँ पे लिया काइनेटिक एनर्जी चेंज, वो भी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी चेंज वो भी जीरो हो गई, क्योंकि इनलेट और आउटलेट जो है वो सेम लेवल पर है। तो क्या बच गया, एंथैल्पी। तो डेल्टा एच एंथैल्पी इज इक्वल्स टू जीरो। जब सारी टर्म जीरो हो गई तो एंथैल्पी भी जीरो हो जाएगी। रिजल्ट अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप उठाया, ये है 1 से लेके 3 तक। 1 सिस्टम बाउंड्रीज जो है वो 1 से लेके 3 तक है, और इन बिटवीन दी सिस्टम बाउंड्रीज ये हम कंसिडर कर रहे हैं सिस्टम को, इस सिस्टम को। अब विद इन दीज बाउंड्रीज क्या चेंज आ रही है या क्या कुछ हो रहा है उसको हम देखते हैं। पहला हमने उठाया एक्यूमुलेशन एनर्जी डेल्टा ई, तो एक्यूमुलेटेड एनर्जी जो है वो क्या आएगी, वो तो हमारे पास जीरो ही रहेगी, क्योंकि हमने कहा कि ये हमारे पास स्टेडी स्टेट प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप देखें इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू, Q इन्वॉल्व हो रहा है, हीटिंग कॉइल लगी हुई है, तो Q आपके पास होगा। और अब साइन जो है हम वो क्या यूज करेंगे, साइन मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट साइन है, यानी सिस्टम बाउंड्री पे वर्क कर रहा है या बाउंड्री सिस्टम पे या सिस्टम में हीट एंटर हो रही है या एग्जिट हो रही है, तो हम कौन सा साइन लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस बुक हमने इसको पॉजिटिव साइन में ले लिया, हीट इनपुट हो रही है। तो अच्छा, अब यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक पंप भी लगा हुआ है, और वर्क जो है वो पंप वर्क कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, इस वजह से ये वर्क जो है वो पॉजिटिव में आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं 3 पर, काइनेटिक एनर्जी अगेन चेंज जो है वो जीरो है, अप्रोक्सीमेटली जीरो 1 से लेके 3 तक, क्योंकि इनपुट पर और आउटपुट पर हम दोनों वेलोसिटीज v1 और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चेंज जो है उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, तो ये जीरो हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे लेवल चेंज नहीं हो रहा। तो आपके पास जो रिजल्ट बच गया वो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन जो है उसको हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स या अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस या प्रोसेस कंडीशंस, या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उस पर हम अप्लाई करके इसको हम जज करेंगे या हम सिंप्लीफाई कर देंगे फॉर आवर कैलकुलेशंस। तो ये मैंने आपको इसका बता दिया, यही आगे हम प्रोसेस पूरे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब एप्लीकेशंस ऑफ द एनर्जी बैलेंस टू क्लोज सिस्टम में, अब ये न्यूमेरिकल है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। मैं अटेंडेंस आप लोगों की ले रही हूँ। 31 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, ओके 32 भी आ गया, ये एन अटेंडेंस का टाइम पर आ गया। फिर से मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जैसे आप स्लाइड शेयर कर दो, स्लाइड शेयर कर दो।
स्लाइड्स तो शेयर है, रिकॉर्डिंग हो गई है। रिकॉर्डिंग आप जो है वो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो मैंने कर दी है। और किस तरह शेयर करते हैं स्लाइड? मिस वो स्लाइड्स की कह रही है जहाँ से आप पढ़ा रही हैं ना जो। ये तो बुक है, मैंने बुक आपके पास सबको सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है। ये आपके पास बुक है हिमल ब्लू की, और एडिशन 7 है, और मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी सबको भेज दी हुई है। उसी में से मैं स्लाइड्स बना रही हूँ और उसी में से मैं आपको सारा करवा रही हूँ। कोई दूसरी बुक में जब अगर कंसिडर करूँगी तो मैं हैंड आउट्स आप लोगों को भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी। लेकिन अभी तक मैंने कोई दूसरी बुक कंसिडर की नहीं है, कंसल्ट नहीं की है। तो आप ये सॉफ्ट कॉपीज आप लोगों के पास मौजूद है, सॉफ्ट कॉपीज आप लोग खोलें, आपको ये मिल जाएंगे, सब बड़े आराम से मिल जाएगी चीज़ें। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।